तो अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। तो हमने अभी तक देखा था अनुवर्ती या परवर्ती संख्या, उसी का जस्ट अपोजिट हम अगर उल्टा कर देते हैं, पूर्व मतलब कि पहले, तो जो दी गई संख्या रहती है उसमें से अगर हम एक घटा देते हैं तो हमें हमारी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं 10, तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या अगर हमें एग्जाम परीक्षा में पूछेगा तो हम उसकी पूर्ववर्ती संख्या एक घटा देंगे उस 10 में से, तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी 9। तो यही होती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। दी गई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, कोई संख्या मान लीजिए 10 है, तो उसमें से अगर एक घटाएंगे तो जो 9 आएगा ये है पूर्ववर्ती संख्या, 10 की पूर्ववर्ती संख्या। ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या। अब हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार। ये हमारा थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे जोड़ घटाने पे, कुछ फार्मूले देखेंगे, कुछ जो सूत्र होते हैं गणित में उसको समझेंगे, जिससे हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएँ। तो अभी हम जानते हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हम अब हेडिंग डालते हैं संख्याओं के प्रकार। मैक्सिमम संख्याओं के 10 प्रकार होते हैं, तो हम 1 बाय 1 उन सभी को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स नंबर। तो हम जानेंगे कि ये नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है। जैसे गणना किसे कहते हैं, गणना मतलब कि गिनती के लिए किया जाता है, उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये कि जो हम 1, 2, 3, 4 ये सभी जो संख्याओं का यूज करते हैं हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, किसी चीज़ को घटाने के लिए, तो ये सारी संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इन्हें हम जो कैपिटल लेटर होता है, जैसे अंग्रेजी में हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स रहते हैं, तो इसका जो ये कैपिटल लेटर होता है इसके एन से हम डिनोट करते हैं, एन। और इसके हम जो अक्षर हैं उसके अंकों के एक समुच्चय के समूह में उसे डोनेट करते हैं, मतलब उसे हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे n = ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम अब इसकी परिभाषा समझेंगे, लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम कैपिटल N अक्षर से प्रदर्शित करते हैं।
ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी भाषा में होल नंबर्स कहते हैं। तो हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है। अभी तक हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जो गणना के लिए प्रयुक्त होती हैं। वैसे ही पूर्ण संख्याओं में हम जैसे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसी में हम शून्य लगा देंगे। यहाँ पे शून्य से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको अगर सम्मिलित कर लिया जाएगा तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे ही हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और इसे हम हमेशा W से डिनोट करते हैं। होल, इसका कैपिटल लेटर, इसका पहला अक्षर W से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम डोनेट करेंगे N की जगह पे W = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि W = ब्रैकेट में कोष्ठक में W बराबर कोष्ठक में 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जानेंगे फिर हमारा आता है पूर्णांक। संख्याओं के प्रकार में हमारा पूर्णांक आता है कि पूर्णांक को हम अंग्रेजी भाषा में इंटीजर्स कहते हैं। INTEGERS इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या होता है? तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये जो हमने अभी देखा पूर्ण संख्याओं को, इसमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और इसे हम हमेशा इसके कैपिटल जो पहला अक्षर है इससे I से डोनेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं कि क्या होता है। इसको हम अब लिखते हैं पूर्णांक पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं मतलब पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसे हम I कैपिटल लेटर I से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम इसे लिख लेते हैं I
बराबर ब्रैकेट में -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 100 मतलब इसी तरह जितने भी माइनस के अक्षर हो जाएंगे हमारे -5 -6 -7 ये सभी, फिर 0 भी हमारा रहेगा पूर्णांक में, और 1 2 3 4 5 6 ये भी हमारे पूर्णांक कहे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। उसके बाद हम आते हैं सम संख्याओं पर। हेडिंग डालते हैं इसका, सम संख्याएं किसे कहते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्याएं किसे कहा जाता है, इवन नंबर्स। इसे हम जो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में हमारा 1 2 3 4 5 6 आता है, तो ये सभी संख्याओं में जो 2 से पूरी तरह से भाग देने पे कट जाती हैं, उसका शेषफल 0 आता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कही जाती हैं। तो अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होती हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे 2 तो 2 से कट जाएगा पूरी तरह से, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कटेगा, 14 भी कट जाएगा, उसके बाद 16 भी कटेगा, 18 भी कट जाएगा। ऐसे ही जितनी भी सम संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम जान लेते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो अभी हमारा 4 तक हो गया है संख्याओं के प्रकार में। अब हम चलते हैं 5वें प्रकार के बारे में। अब हम जान लेते हैं संख्याओं के प्रकार में 5वां क्या है। सम संख्या भी हमने देखा, सम के बाद आती है विषम संख्याएं, तो ये भी हम जानते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो विषम संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वैसे हम अभी सम को देखे थे, वैसे ही विषम वाले में ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो जैसे हम 1 को 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 3 को भी 2 से अगर भाग देंगे तो वो शेषफल 1 देगा, तो वो भी जो है विभाजित नहीं है। 5 को भी ऐसे ही करेंगे तो वो भी विभाजित नहीं होगा। मतलब कि इस तरह हम कह सकते हैं जो 2 से भाग देने पे विभाजित नहीं होती वे सभी ऑड नंबर्स कही जाती हैं। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम उदाहरण भी देखते चलेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से लेकर के सभी ये सभी विषम संख्याएं हो गई। अब हम आते हैं 6ठे नंबर पे, जो कि है भाज्य संख्याएं। इसे हम कहते हैं कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। तो अब हम
इसके बारे में जानते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका एक और खुद मतलब जो भी संख्याएं रहती हैं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे कि अगर हम 1 से भाग देंगे तो जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई संख्या है, समझ लीजिए 16 है, तो 16 संख्या को हम क्या कहेंगे, ये भाज्य है या अभाज्य है या कौन सी संख्या है। 16 वैसे तो सम संख्या है जो 2 से भाग देने पे कट जाएगी। उसके बाद इसको हम देखेंगे तो ये 1 से भी भाग देने पे ये कट जाएगा। 1 का भाग अगर हम 16 बार देंगे तो 16 आता है, और 16 खुद से भी भाग देने पे कट जाएगा, 16 एकम 16, तो ये भी भाज्य संख्या हुई। लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि कम से कम एक और गुणनखंड हो, मतलब कि अगर हम 8 से इसे भाग देंगे तो ये भी 8 से भी ये कट जाएगा। मतलब 8 क्या 8 दूनी 16, 2 बार भाग देंगे तो ये 16 जो है उससे भी कट जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि वे सभी मतलब ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जैसे उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने 16 को बताया था, 16 हो गया भाज्य संख्या है। उसके बाद हम ले लेते हैं 21, 21 1 से भी भाग देने पे कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा, और 7 त्रिका 21 इससे भी हो जाएगा, कट जाएगा। 21 भी है। 22 को भी ले लेते हैं, 11 दूना 22, उसके बाद 25, 5 पचे 25। तो ऐसे ऐसे करके ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं प्राइम नंबर्स पर। तो हम इसे समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स जो है अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है। तो ये वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा और खुद जो वे खुद की संख्याएं रहती हैं उनके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। मतलब जो भाज्य संख्या है उसमें कम से कम एक गुणनखंड तो होना जरूरी है, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो खुद एक से कटती हैं या खुद जो वे संख्याएं रहती हैं उससे कटती हैं। मतलब इन दोनों के अलावा और कोई भी संख्या से जो संख्याएं ना कटे वही जो है प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, मतलब कि अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो हम इसका अब हम देखेंगे, जैसे उदाहरण लेते हैं अगर हम, तो अभाज्य संख्याओं में जैसे हम 2 को ले लेते हैं। 2 जो है 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, लेकिन 2 के अलावा वो किसी और से जो है विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 3 ले लेते हैं। 3 भी ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटी जाती है और 1 से कटती है। उसके बाद हमारा 5 आता है। 5 भी स्वयं से कटती है और 1 से कटता है। इसी तरह ये संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी संख्याएं जो है हमारी अभाज्य संख्याओं में आ जाती हैं। तो अब हम इसे लिखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं
जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई, ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है, वही अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कही जाती हैं। अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह सो ऑन। फिर अब हम आते हैं 8वें वाले संख्याओं के प्रकार पे। तो इसकी 8वें प्रकार क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। इसे हम इंग्लिश भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में को प्राइम COPRIME को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे ये प्राइम है वैसे ये को प्राइम होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो इसे हम समझते हैं कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो अगर एक है तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। मतलब जब दो प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं, जैसे 2 और 3 दो प्राकृतिक संख्या को लेते हैं और 3 में 2 से भाग देने पर उसका जो महत्तम समापवर्त है वो 1 आ रहा है, तो ये संख्याएं जो हैं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 और 9 हो गया, तो 9 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 4 बचा शेष। मतलब कि उसका एक जो है एक ही बार में वो भाग जा रहा है, तो उसका एक जो है 1 से भाग देंगे फिर 5 में, तो 1 बचे 5 नहीं 4 से 5 में भाग देंगे। फिर ना महत्तम समापवर्त कैसे भाग विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे 5 और 9 है तो 9 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आया, यहाँ पे बचेगा 4 को फिर 5 में फिर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 1। तो मतलब कि ये इसका एक जो महत्तम समापवर्तक इसका 1 आएगा, 1 से फिर 4 में भाग देंगे तो वो 4 बार चला जाएगा, तो 1 इसका महत्तम समापवर्तक आएगा। तो ऐसे ही ये संख्याएं जो हैं सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो ऐसी संख्याएं नहीं, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे कि 2 और 3, या फिर हमने 5 और 9 को लिया था ना, ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 9वें वाले पे। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसे हम अंग्रेजी में रेशनल RATIONAL रेशनल नंबर्स। तो
तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम जैसे P बटे Q, A बटे B, X बटे Y ऐसे डोनेट करते हैं। तो इस रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे अंश बटे हर। और ये संख्याएं जो हैं P और जो Q होती हैं, या फिर जो है A या B होता है, या X या Y जो भी हम लेते हैं, अंश और हर, ये दोनों जो है पूर्णांक होती हैं। और ये जो है इसमें से जो दूसरा जो हर होता है, ये जो है 0 के कभी भी बराबर नहीं होता है। मतलब हर इज नॉट इक्वल टू, हर की जो संख्या रहती है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए 1/3 हो गया, 4/7 हो गया, 6/9 हो गया, ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में प्रदर्शित होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक चीज हम ये नोट कर लेते हैं, चलिए इसे नोट में लिखते हैं कि जो P है, P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और अब हम इसका उदाहरण जान जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, तो उदाहरण इसका समझ लीजिए 1/3, 3/5, 7/9, ये सभी जो है इसके परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में IRRATIONAL इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटे Q जैसे कि परिमेय है, इसके रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें जो है, इसमें भी वही है कि हम जो है इसमें P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें एक ये भी है कि अपरिमेय संख्याओं के यथार्थ मान प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका एकदम एग्जैक्ट वो वैल्यू हमें, वो मान इसका मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं, वो हमें दशमलव के रूप में मिलेगा। इसलिए इनके सदैव सन्निकट मान ही प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे 4.56 है तो मतलब उसके आसपास में ये हमें प्राप्त हुआ। तो जैसे हम मान लेते हैं कि जो करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, इन सभी संख्याओं के जो है कभी भी हमें वास्तविक मान नहीं प्राप्त होते, उसके आसपास ही मान प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें भी हम नोट वही लिख लेते हैं कि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं इसमें नोट दे करके कि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गया। इसका एक ये भी है कि अपरिमेय संख्याओं के
जो यथार्थ मान होते हैं ये प्राप्त नहीं होते। इनके सदैव सन्निकट मान ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी संख्याएं जो करड़ी में होती हैं उसके मान हमेशा ऐसे ही हमें मिलते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हम जो है सबसे पहले अंक से शुरुआत किए थे, उसके बाद हमारा आया था अंक में हमारे संख्यांक भी थे जिसके बारे में हमने जाना। उसके बाद फिर हमने स्थानीय मान निकाला और जाति मान की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखा हमने। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, फिर हम जो है उसके अपवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में देखें। उसके बाद हमने संख्याओं के प्रकार में 10 प्रकार की संख्याओं के प्रकार का वर्णन किए हैं, उसको हम समझेंगे कैसे कैसे संख्याओं के प्रकार हैं, उन्हें हम समझ करके फिर जो है क्वेश्चन जब हमें प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। इसलिए हमने संख्याओं के प्रकार को अभी तक देखा है। अब हम थोड़ा बहुत गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम अब देखेंगे जोड़ और घटाना। जिसमें हम सबसे पहले जोड़ को देखेंगे। जोड़ इंग्लिश में ऐड करना। तो जोड़ के बारे में अगर हम समझ रहे हैं तो जोड़ मतलब यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मान के बराबर एक संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे 5 है, 5 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो वह 12 आ गया। ऐसे ही ये एक संख्याएं हो गई है, उसके संख्याओं को जोड़ने पे एक संख्या प्राप्त हुई है। ऐसे ही 2 संख्याएं जब रहती हैं, जैसे 24 हो गया है, 27 हो गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर जो है 51 संख्या जो प्राप्त होती है वह 2 संख्या के बराबर एक संख्या प्राप्त होती है। इसमें एक और चीज़ है कि जब हम 2 या 2 से अधिक संख्या को सामान्यतया स्तंभ विधि की सहायता से जोड़ते हैं। ये हम हमेशा स्तंभ विधि इसी को कही जाती है, जो एक के नीचे एक रख करके ऐसे अगर हम जोड़ें, जैसे 21 और 27 को जोड़ेंगे, 7 1 8 2 2 4 तो 48 आएगा। 21 और 27 को जोड़ने पे 48 आएगा। तो ये जो है स्तंभ विधि हो गई, इसी के आधार पे हम जोड़ते हैं। और सबसे पहले हम दाईं ओर के अंक अर्थात इकाई के अंक को तथा फिर दहाई और सैकड़े और हजार इन सभी के अंकों को जोड़ते हैं। मतलब सबसे पहले इकाई वाले को जोड़ेंगे, फिर दहाई को जोड़ेंगे, फिर सैकड़े को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके। उसके बाद जो इकाई का अंक होता है तो इकाई के अंकों का योग अगर 10 या 10 से अधिक आता है तो दाईं ओर का अंक इकाई के स्थान पर तथा बाईं ओर का अंक दहाई में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे कि ये हम एक ऐसे ही हम समझते हैं कि ये तो बहुत बचपन से सब लोग करते आ रहे हैं ना, हम बचपन वाली कक्षाओं से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखते आ रहे हैं। तो इसे हम बस एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि 27 और 24 को ये ऐसे जोड़ने की विधि जो होती है वो इसे हम स्तंभ विधि कहते हैं। और इस विधि से ही हम हमेशा जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब, जोड़ घटाना तो इसी विधि से और गुणा भी इसी तरह से किया जाता है। तो इसमें अगर हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 7 में 4 जोड़ेंगे, 8 9 10 11, तो इसका 11 में 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा हासिल बचा है। तो इस हासिल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 3 2 5, तो ये हमारा हो गया दोनों को जोड़ने पे 51, ये उसकी संख्या हमारी प्राप्त हुई है। तो इसी तरह से हम ये जोड़ करने के लिए यही सब हम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं घटाना। तो हम घटाना को भी समझ लेते हैं। घटाना मतलब सब्सट्रैक्ट।
SUBSTRACT, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। तो घटाना हम किसे कहते हैं, जैसे जोड़ वाली क्रिया थी उसी में हम जो है, इसमें हम हमेशा ऐसे प्लस, ये प्लस का चिन्ह होता है, इसी से हम इसे जो है जोड़ की क्रिया को करते हैं प्लस, इस चिन्ह के द्वारा। यहाँ प्लस PLUS, प्लस के चिन्ह से ही हम जो है जोड़ की क्रिया को करते हैं। उसके बाद हमारा जो घटाना होता है, तो घटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मात्रा में से, जैसे एक मात्रा में से कुछ निकालने पर जो शेष मात्रा का पता लगाया जा सकता है। तो इससे मतलब जैसे इसमें हम जोड़ करके दूसरी मात्रा का पता लगाते हैं, उसी तरह इसमें से दूसरी मात्रा में से एक घटा करके शेष जो मात्रा बची होती है उसका पता लगाया जाता है। तो घटाने की प्रक्रिया भी सामान्यतः इसी विधि से करते हैं हम, स्तंभ विधि से। और संख्याओं को इकाई की ओर से लिखते हैं तथा इकाइयों में से इकाइयां, दहाई में से दहाई, इस तरह से घटाते जाते हैं। जैसे जोड़ते हैं इकाई में इकाई और दहाई में दहाई जोड़ते हैं, उसी तरह इकाई से इकाई को घटाते हैं, दहाई से दहाई को घटाया जाता है। यदि इकाई में इकाई दहाई में से दहाई नहीं घटता है तो उससे बाईं ओर के स्थान से एक उधार लेकर घटाव किया जाता है। इसमें हम एक हासिल देकर के जोड़ देते थे, इसमें इसका उल्टा है। इसमें अगर जैसे हमें 75 में से हमें घटाना है 16 को, तो ये हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे हमें 5 है, 5 इकाई का छोटा है और ये इकाई का जो 6 बड़ा है। तो इससे हम इसमें से एक उधार लेंगे, एक उधार लेने पे ये हमारा जो है 15 हो जाएगा। तो ये 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया तो हमारा 9 आएगा यहाँ, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8। तो मतलब ये 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7 और ये हो गया 9। नहीं, ये 1 कम होगा ना यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे 6 होगा, 7 में से 1 कम होगा ये, तो ये यहाँ पे 6 होगा क्योंकि एक इसने उधार यहाँ पे 5 को दे दिया है, तभी तो ये 15 हुआ है। तो ये 6 में से 1 गया तो ये आ गया 5, तो हमारा हो गया 59 हमारा इसका उत्तर आएगा। तो इसे हम घटाने की विधि का कहते हैं। तो ऐसे हम समझेंगे कि ये घटाना है और वो जोड़ था। माफ़ करिएगा, कभी कभी थोड़ा दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम समझते हैं गुणा और भाग को। ये भी बहुत सिंपल है, अभी हम छोटा छोटा ही समझ रहे हैं, पहले चैप्टर में यही है तो इसीलिए। गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा। मैं इसमें इसकी परिभाषा वगैरह नहीं लिखवा रही हूँ, ये सिर्फ इसका समझने के लिए है। वैसे तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ ही जाते हैं, वो हम कोई भी बुक इसका प्रेफर कर लेंगे अगर, तो जोड़ घटाना तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम TT वगैरह के एग्ज़ाम में इसको सिर्फ समझ करके लेंगे, वहाँ पे हमें इसका जोड़ घटाना की परिभाषा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे सिर्फ समझते चलेंगे। तो अब हम गुणा के बारे में जानेंगे। तो गुणा मतलब कि किसी संख्या में मतलब बार बार जोड़ का जब पता लगाते हैं तो वही गुणा कहलाता है। जैसे कि अगर हम 16 है तो 16 को गुणा कैसे करेंगे, तो 16 को हम कभी कभी जब छोटे बच्चे थे तो वो 4 को 4 बार जोड़ते थे, तो कहते थे कि 16 मतलब कि 4 4 8, 8 में फिर 4 जोड़े तो फिर 12 हुआ, फिर 12 से फिर 4 जोड़े तो 16 हुआ। इस तरह से जो 16 आया है उनका 4 को 4 बार गुणा करते थे, तो 4 गुणे 4 इक्वल्स टू 16 होता था। जैसे छोटे बच्चे रहते थे तो 4 + 4 + 4 + 4 ये होकर के 4 गुणे 4 ये आता था 16, हमें 16 का मान निकलता था। तो ये जो ये विधि है यही गुणा है। तो गुणा को हम हमेशा इसके इस चिन्ह से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे 16 का 4 बार जोड़ या 4 का 4 बार गुणा है, ऐसे ही 5 का 4 बार करेंगे गुणा, 5 गुणे 4 तो ये 20 हो जाता है, जिसमें जो है ये 5 जो है ये गुण्य होता है। इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। 5 जो है ये गुण्य होता है, 4 जो है गुणक है। गुण्य का गुणा गुणक में करते हैं और इसका हमें 20 जो है
गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको हम एक इस तरह भी लिख सकते हैं कि गुण्य गुणे गुणक इक्वल्स टू गुणनफल। ये हमारा सूत्र हो गया। और हम एक ये भी देखते हैं कि जैसे ये जो गुण्य है और जो गुणक है, इन दोनों को अगर हम इसका स्थान परिवर्तित कर दें अगर, तो इसके गुणनफल पर कभी कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें 6 और 3 को या 3 और 6 को, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो एक बराबर आता है। 6 त्रिक 18, 3 छक 18, तो ये दोनों समान ही रहते हैं। तो ये एक तरह से इसका एक ये कथन भी कह सकते हैं कि गुण्य और गुणक के स्थान परिवर्तन करने से गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखें अगर कि जो कोई संख्या है, किसी संख्या का शून्य से गुणनफल शून्य रहता है। अगर किसी संख्या में किसी संख्या जैसे कि अगर एग्जाम्पल में हम ले लें 5 है, तो उसका गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो वो उसका गुणनफल हमेशा 0 आता है। 5 का गुणा 0 से करेंगे तो उसका गुणनफल 0 होगा। और अगर किसी संख्या का जैसे अगर इसी 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो इसका हमेशा गुणनफल वही संख्या आएगी। और कभी कभी हम अपने गुणा को शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि यदि कभी कभी गुण्य और गुणक के अंतिम स्थानों पर शून्य है, जैसे मान लेते हैं 50 है और 30 है, इसके अंतिम स्थानों पे यहाँ पे शून्य है, इन दोनों में शून्य शून्य है, तो इस संख्या के शून्य की संख्या के तो जो पहले अंक है, पहले अंकों की गुणा करते हैं, पहले ये जो अंक हैं उनकी गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 3, फिर इसमें जो है यहाँ 0 0 2 0 जो है दोनों का यहाँ पे रख देंगे, दोनों का गुणा करेंगे। उसके बाद इसमें जो गुणनफल होगा उसमें शून्य संख्या के बराबर शून्य दाईं ओर लिखते हैं। जैसे 5 3 15 और ये इसके दाईं ओर इसका 0 0, ये हमारा इस तरह कभी कभी गुणा कर लेते हैं। एक और चीज है कि जब दो संख्याओं का गुणा सामान्यतया सबसे दाईं ओर के अंकों की गुणा करके करते हैं, ये तो हमें भी पता है। यदि परिणाम 10 या 10 से ज्यादा है तो दायां अंक इकाई के स्थान पर तथा दूसरा अंक हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर जुड़ जाता है। ये सब इसके छोटे छोटे कथन हैं। तो ये हो गया हमारा जो है गुणा। अब हम चलते हैं भाग के ऊपर। भाग किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, भाग कैसे करते हैं। भाग मतलब डिवीजन, DIVISION, डिवीजन मतलब बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। ये बहुत ही आसान है। जब हम जैसे कि 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसे हम समझते चलते हैं। जैसे 15 हो गया, 15 में से 3 घटा दिया तो ये 12 हुआ, फिर 12 में से 3 घटा दिया तो ये 9 हुआ, फिर से 3 घटा दिया तो ये 6 हुआ, फिर 6 में से 3 घटाया तो ये 3 आया, 3 में से 3 घटा दिया तो ये 0 आ गया। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि 15 में से 3 को 5 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और इसे ही हम भाग के रूप में इस तरह से लिखेंगे कि 15 को हम भाग करते हैं 3 से तो ये 5 आया, जिसमें जो है इसका हम फॉर्मूला ये लगाएंगे कि ये जो भाजक है ये भाज्य में भाग दिया जाता है और यहाँ पे हमारा भागफल आता है और नीचे इसके हमारे शेषफल आता है।
ये भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, ये भाजक कहलाता है। जो हमारा भागफल हमारा जो आता है, जितना आता है भाग देने पे वो भागफल होगा, और शेष के रूप में जो हमारा बचता है वही शेषफल होगा। तो इसका हम सूत्र इस तरह से बना सकते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये इसका सूत्र हो गया, फॉर्मूला। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देता है, इस सूत्र पे आधारित भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। और ये भी हमको जानना होगा कि जब यदि शेषफल जब शून्य आता है तो संख्या भाजक से जो है वह पूरी विभाजित हो जाती है। जब हमारे यहाँ शेषफल 0 आएगा तो ये इससे पूरा तरह से विभाजित हो जाया रहेगा। हर संख्या स्वयं की गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दी गई संख्या रहती है उसका प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। और प्रत्येक संख्या अपने हर गुणनखंड का गुणज होती है। जब कोई भी संख्या जो है दी गई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा हो तथा उसके बराबर होता है। ऐसे ही प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे कि 1 के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 के अलावा वह संख्या स्वयं होती है, वही अभाज्य संख्या जो हम अभी देखे थे वही होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी हमने देख लिया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे जो है उन तक ये जो है यूपीटीईटी को तैयारी करने के लिए जो है उन्हें कुछ ज्ञान मिल सके। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे कुछ जो है इसके विभाज्यता की जांच के जो नियम होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद जो है हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये पहला चैप्टर अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर को ही हम लगाते चलेंगे। और कुछ जो अभी मैं सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए उसके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करते हुए चलूँगी। बाद में जो है यूपीटीईटी के पास आने पर जो है मैं थोड़ा इसके जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व कराते हुए चलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।